गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश ये हुए हैं कि नेपाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा उस पर बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। इसका कारण ये है कि उस जो लॉज में रेगुलेशन है वो उस तरीके से नहीं अब दिख रहे हैं जिस तरीके से दिखने चाहिए। उनके 15 लॉज ऐसे पाए गए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को लेकर सख्त नहीं है, जो उनमें बहुत लूप से देखे गए हैं। इसको लेकर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको ग्रे लिस्ट में डालने का खतरा बहुत ज्यादा मंडराने लगा है इसको लेके। और इसमें बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। देखिए, हाल ही में नेपाल में इलेक्शन हुए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि किसी भी पार्टी की कोई सरकार नहीं बनी है। उसके बाद हमने ये देखा बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर पुष्पकमल प्रचंड जी को नेपाल के प्रधानमंत्री बनाया है। इससे पहले हमने देखा था कि केपी शर्मा ओली जो थे नेपाल के प्रधानमंत्री थे, वो बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो एंटी इंडिया थे और बहुत ज़्यादा जो मैं बोलूँ तो अगर मैं चाइना के बहुत ज़्यादा पक्ष में झुके रहते थे। इससे हमने ये देखा है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं समय के साथ में। उसके बाद हमने ये देखा कि जो जिस तरीके से प्रचंड जी आए हैं उससे नेपाल और इंडिया के रिलेशन में बहुत ज़्यादा हमने सुधार देखा है। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा चाइना, जिस तरीके से प्रचंड जी वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, प्रचंड जी एक माओइस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। अगर मैं माओ जेडोंग की बात करूं तो वो चाइना के लीडर थे, उनकी आइडियोलॉजी ये फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल हमारे पड़ोसी देशों में से एक है। इसमें देखिए हमारे पड़ोसी देशों में कौन कौन सा देश शामिल है वो भी हम इसमें बात करते हैं। इसमें पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, इसके बाद हमने नेपाल देखा, इसके बाद भूटान, हमारा म्यांमार और जो बांग्लादेश है, ये सारे देश हमारे पड़ोसी देश हैं। एक तरफ तो हमारे पास आतंक का खतरा हमेशा बना ही रहता है अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो, लेकिन अगर नेपाल के साथ भी अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें सही नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ी जो लैंड बाउंड्री है वो नेपाल के साथ में लगती है। अगर नेपाल भी अगर एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में जाता है, अगर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अगर केस में अगर वो पाया जाता है, तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है, एक बहुत बड़ी फोर्स हमारी यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर की सीमा में रहती है। अगर यहाँ पे भी हमें अपनी सेना रखनी पड़ी तो हमें बहुत ज़्यादा अपना जो बजट है खर्च करना पड़ेगा, जिससे भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें फेस करना पड़ता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा, क्योंकि जो ग्रे लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट वो होता है कि हमने आपके लॉस देखे हैं, क्योंकि आपकी जो एजेंसियां हैं, आपके लॉज हैं, वो टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट नहीं कर पा रही हैं, उनको बचाव नहीं कर पा रही हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं एफएटीएफ की बात करूं तो एफएटीएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1989 को। इसकी जो अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर इसको पेरिस में मिलेगा। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद, अगर मैं मतलब टेरर फाइनेंसिंग की बात करूं तो इसको रेगुलेट करता है। 2001 में मनी लॉन्ड्रिंग को इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि हमने ये देखा था कि 9/11 जैसा यूएसए में हुआ था 2001 में। उसके बाद आतंकवाद मतलब टेरर फाइनेंसिंग को इसमें जोड़ दिया गया था। इसके बाद हमने ये देखा कि 2012 में इसमें सामूहिक विनाश के हथियारों को, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को मार सकते हो हथियार, उनको भी साथ में जोड़ के इन सब चीज़ों को अलग किया जाता था कि अगर कोई देश इन सब चीज़ों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ बहुत कार्रवाई की जाती है। अगर कोई देश इस लिस्ट में आता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा जो प्रतिबंध है लग जाते हैं। अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल 2008 से 2014 तक पहले भी एनएएफटी के ग्रे लिस्ट में रह चुका है। उसके बाद हमने ये देखा कि 2008 में ये पाया गया था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के में संशोधन उनके यहाँ किया गया था, लेकिन मतलब लूप से देखे गए थे। इसके बाद हमने ये देखा कि 2008 से 2014 तक नेपाल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने लॉज में बहुत सारे चेंजेस किए, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प इंडिया ने भी की थी। उसके बाद वहाँ के जो लॉज हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, उसमें कानून बनाए गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सही करने के बाद नेपाल 2014 में इस चीज़ से बाहर निकला था। उसमें ये बोला गया है कि अगर मैं एफएटीएफ की बात करूं तो एफएटीएफ ने नेपाल के 15 कानूनों को इसके अनुकूल नहीं पाया है, जिससे क्या होता है ग्रे लिस्ट में जाने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेपाल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने उनके बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्ड किया है। बहुत, अब मैंने इसको एक, अगर मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने नेपाल के ऊपर। तो इसके बाद हम देख सकते हैं कि वो कौन से देश हैं जो ग्रे लिस्ट में शामिल हैं और कौन से देश हैं जो ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए, ये देख दिए अल्बानिया है, बारबाडोज है, बुर्किना फासो है, कंबोडिया है, और इसके बाद घाना है। और इसके बाद अगर मैं हैती की बात करूं, डीआरसी की बात करूं, जॉर्डन इसमें शामिल है, मोरक्को इसमें शामिल है, पनामा, फिलीपींस,
ये सारे जो देश हैं इसमें जो यूएई समेत देश शामिल हैं, और इसमें जो पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। पाकिस्तान की हेल्प यूएसए ने की थी, उसकी वजह से वो भी बाहर निकल गया था। लेकिन टर्की इसमें जो पाकिस्तान का एक मित्र मुल्क है वो इसमें शामिल है, और इसमें यूएई भी पहले से ही शामिल है। अगर मैं एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट की बात करूँ तो इसमें 3 देश शामिल हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार देश इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें क्या होता है। जिम्बाब्वे भी इसमें शामिल था, जिम्बाब्वे इसको 2022 में इसमें बाहर निकल गया था, और पाकिस्तान भी यूएसए की हेल्प से बाहर निकल गया था। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान इसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में रहा है, हाल ही में ये बाहर निकला है। इससे क्या होता है कि कोई देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है पड़ता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को लगभग $38 बिलियन का इसमें घाटा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारी जो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन है इनको लोन देने से बचती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं एफएटीएफ की बात करूं तो इसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं। यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध को रोकने के लिए यह काम करता है और आतंकवाद को बढ़ने से रोकता है। अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर निगरानी बढ़ा दी जाती है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें इसमें सामना करना पड़ा था, जिसमें हमने ये देखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये होता है कि जो IMF है और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसको हम ADB बोलते हैं, जिसका मुख्यालय आपको मनीला में मिलेगा। अगर मैं यूरोपीय संघ के वित्तीय सहायता जो बहुत सारे इसमें फाइनेंस मिलता है, अगर मैं यूरोपीय संघ और बहुत सारी बैंकों से उसको मतलब फाइनेंस मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन ग्रे लिस्ट में ब्लैक लिस्ट जैसी पाबंदियां नहीं होती हैं कि अगर आपको ब्लैक लिस्ट में है तो ब्लैक लिस्ट में तो आपको मिलेगा ही नहीं, कोई एजेंसी आपको पैसा देगी ही नहीं। अगर आप ग्रे लिस्ट में हैं तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको पैसा देती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अगर आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको काम करना पड़ता है। हाल ही में हमने देखा था कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, तो उन्होंने जो आतंक को जो टेरर फाइनेंसिंग वहाँ का हो रही थी तो उसमें बहुत सारी चीज़ उसमें उन्होंने काम किया था। उसके बाद हमने ये देखा कि यूएसए की मदद से हमने ये भी देखा है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को एफएटीएफ से बाहर निकालने का यूएसए का बहुत बड़ा हाथ था। इसका ये भी मतलब था जैसे ही इमरान खान पावर से गए हैं, उसके बाद जैसे ही शहबाज शरीफ पावर में आए हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ पे लगातार जो यूएसए के है, यूएसए की बहुत ज़्यादा फंडिंग भी हुई है, लगातार बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने फंडिंग की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जिस तरीके से वहाँ पे फ्लड आया था उसमें बहुत ज़्यादा जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ है तो बहुत ज़्यादा पैसा भी उनको दिया गया है। और उसके बाद हमने ये देखा कि जिस तरीके से वो ग्रे लिस्ट में थे तो उनको ये बोला गया कि आप थोड़ा बहुत काम करिए और हम आपको निकलवा देंगे। तो हम इसकी वजह से हमने ये देखा है कि यूएसए ने कैसे भी करके पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने बहुत लंबे समय आतंकवाद को पनाह दी और अभी भी दे रहे हैं। इसके बाद हमने अभी ये देखा है कि जैसे ही जयशंकर साहब अभी एक यात्रा में गए हैं जिसमें उन्होंने साइप्रस की यात्रा की है, वियना की यात्रा की है, अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिया भी गए थे। उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने पाकिस्तान को टेरर एपीसेंटर का केंद्र बताया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। और लगातार भारत में इस पर कंसर्न का विषय हमेशा रहता है कि अगर एफएटीएफ की वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते हैं तो भारत के लिए हमेशा कंसर्न ही रहता है, क्योंकि उनका काम ही आतंकवाद पैदा करना। तो अगर ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आता है तो उनके पास फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा आने लगेगी, जिससे दोबारा ये अपने आतंक को जो आतंकवादी संगठन है उनको जो पैसा है प्रोवाइड करने लगेंगे, जिससे इंडिया को बहुत बड़ा इससे खतरा महसूस होता है। लगातार जिस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग होती है, बहुत ज़्यादा पैसा अगर पाकिस्तान में आता है तो उससे हमने ये भी देखते हैं कि जो उनके संगठन हैं, अगर मैं आतंकवादी संगठनों की बात करूं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा उनको पहुंचता है, जिससे भारत में जो आतंकी की घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जो हमारा पंजाब वाला एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि ऑस्ट्रिया में जो इंटरव्यू हो रहा था उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, तो हमारे विदेश मंत्री साहब ने ये बोला था कि हम इसके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं ऐसा कर भी नहीं रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग हो रही है पाकिस्तान में, उसको पूरे रीजन में एक कंसर्न का विषय रहता है, क्योंकि पाकिस्तान समेत जो पाकिस्तान खुद भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है आतंक से। वहाँ के बहुत ज़्यादा एरिया मतलब उनके खुद के जो सैनिक इसमें मारे जाते हैं, और इंडिया तो इसमें कंसर्न में रहता ही है, क्योंकि इंडिया का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो इससे हम क्या होता है कि हमेशा हमारी जो जांच एजेंसियां होती हैं, हमारे जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, उनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है कि कोई ऐसी घटना ना घट जाए हमारे यहाँ पे जो हमारे देश को नुकसान पहुँचाए, जो हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।